नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। और आज हमारा सीटेट क्रैश कोर्स का 5वां दिन है। ठीक है, आज हमारा सीडीपी पूरा हो जाएगा सीडीपी ट्रिक्स के साथ में। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं थिंकिंग लैंग्वेज एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में। हालांकि ये गिफ्टेड स्टूडेंट हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं थिंकिंग का मेन रोल रहता है, इसलिए इसको मैंने इसके साथ रखा है। चलिए, अब ये देख लेते हैं हमेशा की तरह कि किस में से कितने मार्क्स का आया है। तो देखिए, जैसे ही मैं अगर बात करता हूँ गिफ्टेड की, तो 11 नंबर का गिफ्टेड में आया है अभी तक। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की, तो 7 नंबर का लैंग्वेज में आया है पेपर 1 में। और थिंकिंग के अंदर आया है 8 मार्क्स का। ठीक है, चलिए, अब जैसे अब बात करी मैंने पेपर 2 की, तो पेपर 2 में यही हो गया 11 नंबर का, 8 नंबर का लैंग्वेज से और 13 नंबर का थिंकिंग से। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम थिंकिंग पे। थिंकिंग है क्या? चलिए देखो भाई, मैं ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह पूछी भी नहीं जाती। ये बस समझने की चीज़ है, सीटेट समझने का पार्ट है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो ये टाइप्स है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई थिंकिंग, मान लीजिए एक थिंकिंग के अंदर मैंने कह दिया तो वो दूसरी में नहीं हो सकती। ये टाइप्स है, ये एक्चुअली कैटेगरी है। ये क्या है? ये कैटेगरी है। जैसे कि चलो मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के यही आते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि एक थिंकिंग है ना। थिंकिंग नहीं, एक चीज़ लेता हूँ मैं, कि अगर मैं कहता हूँ मेरी रूम के अंदर जो हरी चीज़ें हैं, हरी चीज़ें यानी ग्रीन, मैंने एक कैटेगरी बना दी ग्रीन। तो मेरे रूम में ग्रीन कलर की शर्ट हो सकती है, ग्रीन कलर की मिर्च हो सकती है, ग्रीन कलर का कोई खाने का बिस्किट का पैकेट हो सकता है, इसी तरह से पेन हो सकता है, मार्कर हो सकता है ना, बेडशीट हो सकती है, पर्दे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई ग्रीन। तो अब देखिए, ग्रीन में ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे रूम के अंदर खाने की चीज़ें क्या हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे रूम के अंदर लाल टमाटर रखा है, रेड। ठीक है, तो वो टमाटर भी आएगा, वहीं हरी मिर्च भी आएगी। तो देखिए, हरी मिर्च पहले ग्रीन के अंदर भी थी, लेकिन जो ये टमाटर था, ये ग्रीन, ये इसके अंदर नहीं था, है ना। तो एक जो कैटेगरी होती है, मैं बात करूंगा उन कैटेगरी के बारे में, कि उस कैटेगरी की वैल्यू क्या है, कि जो भी हरी है उसको हमने कह दिया। और खाने की चीज़ के अंदर फिर हम कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं कि वो उसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ आया? जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए जो टमाटर है हमारा, वो ग्रीन में तो नहीं था, लेकिन वो आ गया ना। अब आप कहेंगे कि सर ये तो टमाटर भी एक जगह आ गया और हरी मिर्च भी आ गई, जबकि ये तो हमेशा साथ साथ रहने चाहिए। तो ये कैटेगरी के हिसाब से है। तो एक ही चीज़ दो टाइप के अंदर हो सकती है, कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं अभिसारी चिंतन की और अपसारी चिंतन की। ये कभी सेम नहीं हो सकते, या तो होगा या नहीं होगा, या तो कोई चीज़ अभिसारी चिंतन होगी या अपसारी चिंतन होगी, है ना। दोनों नहीं हो सकती। जो इसके अंदर आ गई वो इसके अंदर नहीं आएगी। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग भाई, इसको अभिसारी चिंतन को बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और ये देखो, एक नाम ये और आ गया, इसके अलावा एक और नाम हो सकता है हिंदी में, 5-7 नाम और भी हो सकते हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसका। लेकिन इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश इसलिए अच्छी है क्योंकि इंग्लिश के अंदर सिंगल नाम है, क्योंकि ये भारत के वर्ड हैं हमारे सारे। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन, देखिए, जब हमारा किसी काम को करने का बस एक ही तरीका है, जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहा है और बच्चे का एक ही आंसर आ रहा है, या फिर मान लीजिए उसका एक ही तरीका है। पहली बात, जब एक ही तरीका होगा तो उसका आंसर भी एक ही आएगा। समझ आ गया? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब तरीका एक होगा तो आंसर भी एक ही आएगा, आंसर अलग तरह से आ ही नहीं सकता, है ना। तो ये तो गया हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये सेम वही है कि जब हम मान लीजिए फोकस करते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, कि कुछ भी सोचो, है ना, तो वो वही आएगा। कि हमारा तरीका जब सिंपल एक है, एक लाइन में हम जा रहे हैं, तो हमारा आंसर वही आएगा। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब आते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग पे। अलग अलग भिन्न
या अपसारी चिंतन जो होता है इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। इंग्लिश में ये वर्ड याद रख लेना भाई, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब ये होता क्या है, ये होता है कि जब हमें काम के करने के कई तरीके हों, हम एक ही क्वेश्चन मान लीजिए हमारा बच्चा 10 तरह से कर सकता है, तो उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है। यही चीज आगे मैं बताऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है थिंकिंग के अंदर। अगर क्वेश्चन आए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर या क्रिएटिविटी के अंदर यहीं से आए हैं, समझ आ गया। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे थोड़ी सी बात और करेंगे हम इस, ठीक है। ये कई थिंकिंग का बेस भी है, कई तरह की और थिंकिंग के बारे में आप जानेंगे तो ये उनका बेस भी है। चलिए, क्योंकि ये ओपन माइंडेड बनाते हैं बच्चे को, बच्चा एक चीज से चिपका नहीं रहता, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन भाई एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना, और कंक्रीट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कोटा पूरा हो गया होगा भाई आपका हिंदी वालों। चलो इंग्लिश में अभी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही करूँगा, एक इधर से दिखाऊंगा एक इधर से दिखाऊंगा, तभी ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के बच्चे हैं और आगे बात करूँगा उस बारे में भी। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर ये होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में, ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो आपके सामने है ही नहीं, आप जर्नलाइज करते हैं, आप उसको इमेजिन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आती हैं। एबिलिटी टू यूज कंसेप्ट, इसके अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, समझ आया। हमें जो चीज़ पढ़ा दी, जो कंसेप्ट पढ़ा दिया, हम उसका यूज़ करेंगे और उससे कुछ बनाएंगे। जबकि अगर मैं बात करता हूं कंक्रीट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग के अंदर हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है ना। तो इसी वजह से जो प्राइमरी लेवल पे होगा या जैसे भी हम होते हैं, तो स्टार्टिंग में बच्चे को यही कहते हैं कि उनके अंदर कंक्रीट थिंकिंग डेवलप होती है। इस वजह से उन्हें जो टीएलएम का यूज़ क्यों है भाई, टीएलएम का यूज़ ये है क्योंकि बच्चे के अंदर पहले कंक्रीट थिंकिंग आ जाती है। तो कंक्रीट थिंकिंग यही है कि बच्चा देख के सीखेगा। आप उसको राजा रानी की कहानी सुना रहे हो, कहानी सुना दी आपने, अब वो कंसेप्ट को यूज कर रहा है, अच्छा राजा ऐसा हुआ होगा, अब आपके हाथ में मान ली कोई पपेट है राजा की, तो बच्चा उससे रिलेट कर पाएगा। इसी तरह से मान लो आपको बच्चे को बताना भूकंप, तो एक चीज है, भूकंप ला तो नहीं सकते ना आप, तो वो तो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट में चलेगा, लेकिन उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, आपने बता दिया, भूकंप के बारे में पढ़ा दिया किताब में से जैसे कि पढ़ाते हैं, तो ठीक है कि जमीन हिलती है, ये होता है, बच्चा कंसेप्ट, आपने जो कंसेप्ट बताया उसको समझ के सोचेगा उस बारे में। लेकिन जब बात करते हैं कंक्रीट थिंकिंग के बारे में, कंक्रीट में मान लीजिए आपने कोई मॉडल बनाया और उसको टेबल पे रख दिया और टेबल को हिलाने लगे कि देखिए भूकंप होता है, तो बच्चा अब कंक्रीट थिंकिंग, इसके अंदर जनरलाइजेशन नहीं होता, इसके अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना उनकी डोमिनेंस रहती है, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भाई, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है जब आप जजमेंट करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने पेड कोर्स किया, पीडीएफ किया, तो आप लोगों ने जजमेंट दिया कि ये ठीक है या गलत है, इस बारे में आप सोच रहे थे। जब राइट और रॉन्ग के बारे में जब सोचा जाता है तो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, अब जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग भी हो सकती है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो सकती है। ये तो बस कैटेगरी अलग तरह से कर दी इन्होंने। यहाँ क्या बात करी थी, यहाँ था कि जो सामने हो और यहाँ सामने नहीं हो, सामने आए बिना सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है हम सामने कोई चीज़ है उसके बारे में फिर भी अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, तो वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट है। अगर एक ही सिंपल वे में सोच रहे हैं तो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग का पार्ट है। समझ रहे हो ये चीज़ है। तो इसी तरह से जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है ये भी दोनों हो सकती है कि आप एक ही चीज़ सोच के एक ही पहलू को सोच रहे हो, आप बस ये देख रहे हो कि इनको पैसा बढ़ा दिया इन्होंने, तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, जो मैंने जो वीडियो में बताया आपको, अलग अलग पहलू आपको, आप उन सब के बारे में सोच रहे हो तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो थी कि आप क्या कर रहे थे कि आप ये देख रहे थे सही हुआ या गलत हुआ। इंडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, इंडक्टिव थिंकिंग देखिए, इंडक्टिव मेथड से आई है ये थिंकिंग हमारी। इंग्लिश वालों अब मैं हिंदी पे जा रहा हूँ, ठीक है। चिंतनशील चिंतन था भाई, वो आपका जो पुराना था जो मैंने अभी बताया आपको, वो चिंतनशील चिंतन था। ये आगमनात्मक चिंतन है। आग या तो कोई चीज़ आगमन विधि होगी, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है ना, आगमन और निगमन। आगमन विधि में क्या होता है, मान लीजिए आपको बच्चों को संज्ञा पढ़ानी है ना, आपने बच्चों को डायरेक्ट डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन के बाद आपने बच्चों को
बता दिया कि ये एग्जाम्पल होते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा चेक करेगा कि डेफिनेशन के हिसाब से मेरे एग्जाम्पल ठीक है या नहीं है। जब वो ये वाली थिंकिंग कर रहा है तो वो निगमनात्मक थिंकिंग कर रहा है, तार्किक रूप से आवश्यक है अगर दावे सब ठीक है तो निष्कर्ष भी सही होगा। वो यही कह रहा है, अगर दावे यानी डेफिनेशन सब कुछ ठीक है तो एग्जाम्पल भी ठीक होंगे। तो वो इसी को चेक करता है कि अच्छा ये चीज़ ठीक है तो ये होनी चाहिए, ये इस पे सारे फिट बैठने चाहिए, है ना। अरे जब आगनात्मक विधि की बात करते हैं, ये थी भाई डिडक्टिव, ये क्या थी डिडक्टिव। अब बात करता हूं जब इंडक्टिव, इंडक्टिव के अंदर क्या होगा, बच्चे को ये कहा कि बच्चे को बोर्ड पे लिख दिया हमने ताजमहल, दिल्ली, प्रतीक या फिर कुछ भी, पेन, कुर्सी, कुछ भी सारी चीज़ें हमने बोर्ड पे लिख दी। अब बच्चे को ये कहा कि इसके अंदर बताओ कि कॉमन चीज़ क्या है। बच्चे ने कहा कि सर ये तो हम जो नेम प्लेस थिंग खेलते हैं उसी तरह से है कि ये किसी ना किसी चीज़ का नाम है, या तो कोई शहर का नाम है या किसी चीज़ का नाम है या किसी आदमी का नाम है, इसी तरह से ये वो है। तो ये क्या चीज़ हुआ, आया क्या चीज़, नेम, है ना, नाम। अगर किसी को नहीं पता हो नेम प्लेस थिंग क्या होती है तो एक वर्ड दिया जाता है उसमें, मान लीजिए ए दे दिया, तो उसके अंदर बच्चे 3-3 या 4-4 वो अलग तरह से खेला जाता है कि नेम के करते हैं। हमने भी जब छोटे थे हम खेलते थे ये गेम, और ये बहुत प्रोडक्टिव गेम होते हैं कि 5 बच्चे बैठे हैं और 3 या 4 चीज़ दे दी, है ना, 3 या 4 बिंदु हैं, उसके ऊपर आपने ए दे दिया, तो आप क्या करेंगे, ए से आपको 4 नाम भी लिखने हैं, ठीक है, नेम यानी पर्सन्स के नेम, ठीक है, फिर थिंग के नेम लिखने हैं, फिर प्लेस के नेम लिखने हैं। तो ये छोटे के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया गेम है। तो इसी तरह से जब बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे, मतलब कि रिलेट कर पाएंगे, मैं रिलेट करना करें ना करें वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि हाँ सर ये एक नाम है। उसके बाद आप उनको बताएंगे भैया संज्ञा क्या होती है, संज्ञा सारी चीज़ों का नाम ही तो होती है। तो आपने क्या दिया, आपने पहले एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल से बच्चों ने डेफिनेशन खुद बनाई, है ना। तो अब देखो वहां बच्चे क्या कर रहे थे, डेफिनेशन से एग्जाम्पल्स को चेक कर रहे थे, यहां वो एग्जाम्पल से डेफिनेशन बना रहे हैं, तो वो आगनात्मक विधि है ना। और उसके अंदर जो थिंकिंग इन्वॉल्व है वो आगनात्मक चिंतन है, यानी इंडक्टिव थिंकिंग है हमारी उसके अंदर। तो अब समझो इस चीज को, अगर मैं एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर हम जर्नलाइजेशन करते हैं, आगनात्मक के अंदर क्या करते हैं, जर्नलाइजेशन करते हैं। तो जो जर्नलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण, ठीक है, एक सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ाते हैं जो सबके लिए वैलिड हो, है ना। जर्नलाइजेशन क्या है, जो चीज सबके लिए वैलिड होगी ऐसी कोई चीज ढूंढनी है, कॉमन चीज ढूंढनी है। तो वो जो चीज कॉमन चीज ढूंढना है ना हमारा, वही हमारा जर्नलाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए अब आता है तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। जब हम लॉजिक के पीछे भागते हैं, तर्क देखते हैं, संबंध बनाते हैं तथ्य और तर्कों के बीच में, फैक्ट और तर्क के बीच में, फैक्ट्स और लॉजिक के बीच में हम तर्क बनाते हैं, सॉरी फैक्ट और निष्कर्ष के बीच में हम तर्क बनाते हैं, तो ये हमारा होता है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट एंड चेन ऑफ रीजनिंग दैट मेक सेंस। तो वही है, ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है। अब फिर वही वाली बात है, ये थिंकिंग और कोई सी थिंकिंग भी हो सकती है, लेकिन इसका आधार क्या है कि हम लॉजिक दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आ गया। अब है, बात कर रहा था मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड होती है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। इसको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग माना गया है। आउट ऑफ बॉक्स क्या, कि जब बच्चा अलग अलग तरह से चीज़ें करना सीख जाएगा ना, एक चीज़ पे एक ही धारा में वो नहीं सोचेगा, उसकी नैरो माइंडेडनेस नहीं होगी, वो ओपन माइंडेड होगा, तो वो उसको बॉक्स से बाहर ले जाएगा, उसकी थिंकिंग होगी वो आउट ऑफ बॉक्स होगी, ठीक है। अच्छा हिंदी वालों ज़्यादा घबराओ मत, इसको हिंदी में भी आउट ऑफ बॉक्स ही कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आयरन मैन को लोहे का आदमी क्यों नहीं कह रहे, है ना। देखो आयरन मैन को अब मैं कह दूं आप बनाओ को, तो उसको कोई कहेगा लोह पुरुष, कोई कहेगा लोहे का आदमी। इसी वजह से जो हमारा हिंदी के वर्ड होते हैं ना कई बन जाते हैं, जबकि इंग्लिश के अंदर तो आयरन मैन ही है। चलिए हो गया हमारा। अब एक चीज और है कि मस्तिष्क का बाया गोलार्ध भाषा से रिलेटेड होता है और दाया गोलार्ध हमारा स्थानिक संबंध और पैटर्न को मान्यता के लिए है, पैटर्न की मान्यता के लिए है। इंग्लिश में लेफ्ट हेमिस्फेयर जो हमारा होता है, यानी जो
हमारा आपको ये तो पता है कि हेमिस्फेयर क्या होता है। हेमिस्फेयर होता है ये, ठीक है, यानी कि बॉल होती है, बॉल को आधा काटा हुआ है ना, हेमिस्फेयर बोलते हैं इसको। और जो जो पूरी बॉल होती है, पूरी गोल चीज़ होती है, उसको बोलते हैं स्फेयर। तो जो आपका आधा कटा है उसके अंदर से भी लेफ्ट वाला पार्ट है, वो तो होगा आपका लैंग्वेज से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड है? भाषा से रिलेटेड है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ राइट हेमिस्फेयर की, तो वो किससे रिलेटेड है? स्पेशियल रिलेशनशिप और पैटर्न रिकॉग्निशन से रिलेटेड। स्पेशियल चीज़ क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, जब हम इंटेलिजेंस का पार्ट करेंगे, गार्डनर की थ्योरी करेंगे, तो उसके अंदर आ जाएगी ये चीज़ आपकी, है ना। तो ये चीज़ होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर मेनली हम ये भी कह देते हैं कई बार सिंपल वे में, जनरलाइज वे में, कि राइट हेमिस्फेयर हमारा मैथ्स से रिलेटेड होता है और लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। चलिए चलते हैं अब हमारा। अब भाई देखो, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, वैसे ये मॉडल काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको इसके स्टेप ही आते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कैसे काम करता है। तो पहले हम प्री प्रोसेस करते हैं, प्री प्रोसेस करने के बाद उसको कैटेगरी बनाते हैं। मतलब हमारा ये एक्चुअली कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट था, जिसको हमने थिंकिंग से कर दिया कि थिंकिंग भी हमारे दिमाग में, जैसे हमारा दिमाग सीपीयू की तरह है ना, जैसे सीपीयू को भी कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो उसके अंदर जो प्रोसेस होती है, इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग के अंदर भी यही प्रोसेसिंग होती है। रिस्पॉन्स सिलेक्शन, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, यही सारी चीज़ें होती हैं। आपने कोई इनपुट दिया, प्री प्रोसेसिंग होगी उसके ऊपर फिर आपने क्या काम, आप कुछ वो सॉर्ट हुई कुछ चीज़ या कैसे भी कुछ भी हुआ, तो वो कैटेगरी बन गई आपकी। फिर आपने रिस्पॉन्स सिलेक्शन किया कि आप इसके ऊपर क्या काम करना चाहेंगे, और फिर आप रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन हो गया उसका। तो ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल रहता है। ये बस स्टेप आपको याद करने हैं भाई, इस स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी के अंदर ये है भाई, स्क्रीनशॉट आप ले ही रहे होंगे साथ के साथ, ठीक है। लैंग्वेज फैक्ट्स, अब हमारा थिंकिंग हो गया था, अब बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। देखिए भाई, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज के अंदर जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है ना, सबसे छोटी अर्थ के आधार पर, जो हिंदी में क्या था, अर्थ के आधार पर, हाँ, भाषा में अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा में सब अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, उसको कहते हैं रूपिम, यानी कि मोर्फिम। अब भाई ये दोनों समझ लो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आए क्वेश्चन तो इंग्लिश में आएगा, और हिंदी में आया तो हिंदी में आएगा। तो ये इसलिए दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। भाषा में ध्वनि के आधार पर सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है ना, और इसको इंग्लिश के अंदर हम कह रहे हैं फोनीम, ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं? फोनीम कह रहे हैं। इसी तरह से फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होती है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है भाई, जब आप किसी चीज़ के अंदर, आप साउंड्स के अंदर मैन्युपुलेट करने लग जाते हैं। मैन्युपुलेट कैसे करेंगे आप? मान लीजिए जैसे 12 खड़ी आपने पढ़ी है, का, की, कू, है ना। तो ये जो चीज़ होती है, ये आप क्या है, वर्ड आपका सेम है, आप उसके अंदर ध्वनि बदल रहे हैं उसकी, है ना। तो ये आपका फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जब होती है। या फिर आप इस तरह का भी कह देते हैं कि देखिए एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे कि सुख, है ना, सुख का आपने बना लिया दुख, तो लास्ट में तो खा ही है ना, और छोटे की मात्रा लगी हुई है, छोटा हुई है, पता नहीं भाई, मेरे को ध्यान नहीं इस बारे में, आप खुद चेक कर लेना है दोबारा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका दुख, आपने स की जगह द लिख दिया, तो ये आपका इस तरह से भी हो जाता है। तो ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आ जाती है बच्चे के अंदर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सा है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका, और ये हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, ये बस सीटेट के लिए जरूरी नहीं है, ये हर पेपर के अंदर है। प्रारंभिक बचपन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड आपका सबसे संवेदनशील अवधि है भाषा के आधार पर, है ना। भाषा इसके अंदर सबसे ज़्यादा सही रहेगी अगर बच्चा सही बढ़िया परिवेश में रहेगा। आगे जब हिंदी इंग्लिश पेडागोजी करवाऊंगा तो इसके बारे में अच्छे से बात करूंगा, ठीक है। चलिए आगे है मेरा फोनोलॉजिकल रूल्स क्या होते हैं। फोनोलॉजिकल रूल्स होते हैं द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ये क्या होता है? जो कुछ साउंड कॉम्बिनेशन है जो किसी लैंग्वेज में हमने कर लिए,
वो हमारे फोनोलॉजिकल रूल्स हैं। बस अभी आप इसके बारे में इतना ही पढ़िए, जब आगे हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे ना तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसी तरह से द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये नीचे चला गया क्या हमारा, ऊपर के पॉइंट रह गए। चलो ऊपर के पॉइंट एक बार बता देता हूँ। एक हमारा होता है सिंटैक्स। क्या होता है भाई, एक हमारा सिंटैक्स होता है और एक होता है सिमेंटिक। हिंदी वाले ध्यान से समझ लें, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश पेडागोजी के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिंटैक्स क्या होता है, सिमेंटिक क्या होता है। कोई चीज़ हमारा कई बार लैंग्वेज के हिसाब से इस हिसाब से ठीक हो जाती है, कोई चीज़ ऐसे ठीक हो जाती है। तो क्या होता है, देखिए सिंटैक्स क्या होता है, हमारा एक रूल होता है कोई भी सेंटेंस बनाने का, तो उसको सिंटैक्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश का रूल बताऊं तो इंग्लिश के अंदर क्या है, साउंड, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी के अंदर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी के अंदर क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब देखो एग्जांपल देता हूं, आई ईट फूड। आई सब्जेक्ट हो गया, आई ईट फूड, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, ईट क्या होगा, वर्ब हो गई। वर्ब होती है भाई क्रिया, हिंदी में बता रहा हूं, है ना। आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं तो हिंदी में क्या होगा, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना। अब देखो फूड था वो कहाँ आ गया, बीच में आ गया, वर्ब खाता हूं, ठीक है। लेकिन अब सुन लो मेरी बात, अब कोई सेंटेंस हो सकता है इसके हिसाब से गलत हो जाए। मान लो मैं इसको लिख दूं आई फूड ईट, तो ये हमारा सिंटैक्सली गलत हो जाएगा चीज़, ठीक है। ये कैसे हो जाएगी, सिंटैक्स के हिसाब से हमारी गलत हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं सिमेंटिक, सिमेंटिक क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ असम की बात करूँ तो ये लोग स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, या यहाँ पे बंगाल का इफेक्ट है। बंगाल के अंदर आपको पता है चाय पीते नहीं है, पानी पीते नहीं है, वो खाते हैं, है ना। तो यहाँ जब कहते हैं आपने पानी खा लिया सर, आपने चाय खा लिया, चाय खाएगा, तो ये जो चीज़ होता है ना, दूध खाएगा, तो ये हिंदी के हिसाब से क्या है, हिंदी और इंग्लिश, या ये मैं कहूँ कि आई ईट मिल्क, उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए ना। और हिंदी में भी अगर बात करूँ तो इसके अंदर सिमेंटिक्स गड़बड़ है, इसके अंदर क्या है, सिमेंटिक्स गड़बड़ है, ठीक है। तो हो गया आपका, ठीक है। कोई चीज़ आपकी हो सकती है सिंटैक्सली ठीक हो जाए, कोई चीज़ सिमेंटिकली ठीक हो जाए। भैया ये सिंपैथेटिक नहीं है, ये सिमेंटिक है, वो सिंटैक्स है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी हो गया। अब बात है कि लैंग्वेज अपने थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होता है, लैंग्वेज अपने थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होता है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है द एक्सेप्टेंस ऑफ साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज। बता ही दिया था मैंने आपको। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन क्या है, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। जब हमारा अभी क्या था कि देखिए लैंग्वेज हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन थॉट प्रोसेस। हमारी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका रोल रहता है थॉट प्रोसेस में। तो ये सेम वही है, वहन जब हमारा थॉट पैटर्न लैंग्वेज की वजह से इफेक्ट होने लग जाएगा ना, उसके ऊपर फर्क पड़ने लग जाएगा ना, उससे जो हमारे चिंतन के ऊपर हमारी लैंग्वेज का फर्क पड़ने लग जाएगा, तो वो हमारा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन होता है। ये और ये एक ही पॉइंट है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। चलिए अब पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में बात करते हैं भाई। पियाजे ने भी लैंग्वेज के ऊपर बात करी है, वाइगोत्स्की ने भी लैंग्वेज के ऊपर बात करी है। पियाजे क्या कहता है, पियाजे कहता है कि तो हमारे जो थॉट होते हैं ना, वो लैंग्वेज से पहले आते हैं। वो कैसे आते हैं, लैंग्वेज से पहले आते हैं, ये बात समझ लेना। पियाजे कह रहे हैं कि हमारा जो थिंकिंग होती है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो लैंग्वेज से पहले आते हैं। हिंदी में समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि काफ़ी बच्चों को वरना दिक्कत होएगी। चलो, पियाजे विचार भाषा से पहले आते हैं। इन्होंने क्या कहा, विचार भाषा से पहले आते हैं, यानी थिंकिंग प्रोसेस हमारी पहले स्टार्ट हो जाती है बच्चों की, लैंग्वेज बाद में सीखता है ना। तो अब समझो इस चीज़ को। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चा बोलना सीखता कहाँ है, बाद में सोचता है ना। यही चीज़ है।
उन्होंने अहम केंद्रित भाषा और सामाजिक भाषा के बारे में बात करी। अहम केंद्रित भाषा कौन सी थी? ईगोसेंट्रिक स्पीच, जब बच्चा खुद से बात कर रहा था या खुद को डायरेक्ट करने के लिए बात कर रहा था। ठीक है, सामान्य खुद से बात की जाती है और समान वाक्यांश दोहराए जाते हैं। सेम चीज रिपीट भी कर रहा है बच्चा, अपने आप से बात कर रहा है और अपने आप से बात करता करता रिपीट भी कर रहा है, तो वो आपका होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। जिसके लिए श्रोता की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, वो खुद से ही बात कर रहा है, तो सुनने वाला भी नहीं चाहिए उसमें। जबकि फिर एक टाइम ऐसा आता है जब सोशलाइज स्पीच हो जाती है, जब बच्चा दूसरों से ही बात करता है, तो वो हमारी होती है सोशलाइज स्पीच। बच्चे ने कहा था 2 से 7 तक हमारा ईगोसेंट्रिक स्पीच रहता है और 7 से 11 तक हमारी सोशलाइज स्पीच आ जाती है। ठीक है, सामाजिक भाषा। वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि हमारी भाषा और विचार एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि हमारा क्या पहले आया क्या नहीं आया, ये कह रहे हैं दोनों एक साथ आए हैं। भाषा भी एक साथ आई है, लैंग्वेज भी एक साथ आई है, लेकिन ये स्टार्टिंग में तो अलग अलग होते हैं, ये शुरू में 2 अलग अलग गतिविधियां हैं, लेकिन बाद में टाइम के साथ ये एक दूसरे से मिल जाती है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आधारित हो जाती है। वाइगोत्स्की ये कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने भाषा से रिलेटेड, वैसे तो उन्होंने स्टेज नहीं दी थी, लेकिन भाषा से रिलेटेड उन्होंने दी हैं। ये बात करते हैं पूर्व बौद्धिक भाषण। पूर्व बौद्धिक भाषण भैया हिंदी कहाँ गया मेरा, इंग्लिश। फिर वही वाली बात कह रहा हूँ, जो चीज़ें उन्होंने खुद दी है ना, मैं उसको चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि वरना आयरन मैन का लोह पुरुष और लोहे का आदमी पता नहीं क्या क्या मिलेगा आपको। प्री इंटेलेक्चुअल स्पीच ये है 0 से 3 में। ठीक है, ये क्या होती है? ये होता है स्पीच इज नॉट कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लैंग्वेज एंड स्पीच इज ओनली यूज टू कनेक्ट सोशल चेंज दैट इज रिसीविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है? स्पीच क्या है? ये स्पीच कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होती। स्पीच क्या होता है? स्पीच वन वे होती है। अभी तक बच्चा उससे सारी चीज़ें ले रहा है ना, वो पेरेंट्स ने उसको कुछ दिया, बच्चा सीख गया। देखो, भाषा बोलने के लिए, हमें कोई मैसेज पहुंचाने के लिए हमेशा भाषा की ज़रूरत नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वर्बल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने बच्चा रो रहा था, बच्चे को दूध पिला दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्पीच है ना। बच्चे को चुप करा दिया, बच्चे को कुछ चीज़ दे दी, या बच्चे को वन वे कर दिया कोई भी चीज़, है ना, बच्चे को कोई सामान दे दिया हमने, तो ये भी एक तरह से स्पीच है। तो इसको बोलते हैं प्री इंटेलेक्चुअल स्पीच, जो 0 से 3 साल में आती है। फिर आता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच 3 से 7 में। ये क्या थी? देखिए, सॉरी, जो आपका ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ये प्राइवेट स्पीच होना चाहिए वही शायद। हाँ, ये प्राइवेट स्पीच है, ईगोसेंट्रिक स्पीच नहीं है। ये क्या है? प्राइवेट स्पीच है ना। ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में तो वाइगोत्स्की ने वो पियाजे ने बात किया है, और जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात किया है। प्राइवेट स्पीच क्या है? जब बच्चा खुद के एक्शंस को करने के लिए करता है, कि मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, अच्छा आज तो मैं इतने रन मारूंगा, आज तो मैं ये करूंगा, आज तो मैं इस तरह का करूंगा, वो खुद से बात कर रहा है ना, खुद के वो करने के लिए, कि हट तूने तो बढ़िया शॉट मार दिया, ये बढ़िया बोल गई। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये 3 से 7 साल के बच्चे में ये आती है, तो ये होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच, वो सॉरी प्राइवेट स्पीच, है ना। पियाजे इसी को कहते थे ईगोसेंट्रिक स्पीच, और वाइगोत्स्की कहते थे प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की क्या कहते थे? प्राइवेट स्पीच, है ना। फिर आता है इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या है? जब 7 साल से बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 साल से बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर इनर स्पीच डेवलप होती है, जब वो सोशल कम्युनिकेशन करता है। और जो ये इनर स्पीच है, इसी को वाइगोत्स्की कह रहे हैं, वो पियाजे कह रहे हैं सोशलाइज स्पीच। ठीक है दोस्तों, चलिए। चोम्स्की कहते हैं बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा होती है, वो कुछ ना कुछ लेके पैदा होता है, भाषा पहले आती है। चोम्स्की का कहना ये था। भाषा संबंधी तथ्य स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई, ठीक है। ये लो, स्क्रीनशॉट हो गए। अब आते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट से रिलेटेड आते हैं चीज़ों पे। गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होते हैं? देखिए, गिफ्टेड स्टूडेंट के अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, वो समझ लीजिए। गिफ्टेड स्टूडेंट के अंदर क्या कह रहे हैं? गिफ्टेड स्टूडेंट के अंदर ये है कि बच्चे
इंडिपेंडेंट जरूर होते हैं थॉट्स के, कि वो उनकी सोचने की क्षमता अच्छी होती है गिफ्टेड स्टूडेंट की, लेकिन उन्हें भी टीचर की आवश्यकता होती है। वो उन्हें भी टीचर की ज़रूरत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये अच्छा है तो इसको ज़रूरत नहीं होगी ना, उन्हें भी है, उन्हें हो सकता है किसी और तरह से हो। ठीक है, फिर यह है दे नीड डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट, वही बता दिया मैंने, उन्हें किसी और तरह से हो सकती है। गिफ्टेड स्टूडेंट आर ऑल्सो कैन बी लर्निंग डिसेबल, हाँ लर्निंग डिसेबिलिटी गिफ्टिंग स्टूडेंट्स के अंदर हो सकती है। हो सकता है किसी को डिस्ग्राफिया हो, है ना, हो सकता है किसी को डिसलेक्सिया हो, तो ये चीज़ हो सकती है उनके अंदर भी। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर हाईली सेंसिटिव इन टू दिस रिजल्ट टू देयर लोअर ग्रेड। अब जो ये बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे गिफ्टेड वाले होते हैं जिनको अगर मान लो मार्क्स कम मिल गए तो उनके दुखी होते हैं वो, कि नहीं हमारे तो मार्क्स कम आ गए, वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, फिर आता है गिफ्टेड स्टूडेंट कैन बी लीडर। देखो वो लीडर बन भी सकते हैं, और लेकिन जरूरी नहीं वो हर बार लीडर वही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो हमेशा लीडर नहीं होते, वो बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनमें कोई ज़्यादा इतना वो नहीं होता कि हाँ मेरे को लीडर बनना ही है। हो सकता है वो लीडर ना भी बने, वो उनके ऊपर बात है। दे स्पेंड मोर टाइम इन क्रिएटिंग थिंग्स, वो चीज़ों को याद करने में इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। उनका जो ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, ज़्यादा टाइम वो व्यतीत करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, वो करते हैं कि ये चीज़ें कैसे बन रही है, वो चीज़ों को बनाने में करते हैं, वो प्रोडक्टिव होते हैं, है ना। गिफ्टेड स्टूडेंट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। अब भैया रेंजुली का एक मॉडल है, उसके अंदर कहा गया है कि 3 हमारे सर्कल है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए हाई एबिलिटी है, ये हाई क्रिएटिविटी है, ये हमारा हाई कमिटमेंट है। तो इसके अंदर बीच में गिफ्टेड स्टूडेंट आएंगे कि जिनके अंदर तीनों चीज़ें होंगी ना, वही गिफ्टेड हैं हमारे। कोई 2 चीज़ें होंगी तब भी वो गिफ्टेड नहीं है। गिफ्टेड स्टूडेंट हैव हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस, उनके अंदर हाई ऑर्डर का मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर मैंने बता ही दिया था आपको, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर मेनली डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, और गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं, जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो बोर फील करते हैं भाई। रेगुलर क्लास में वो बोर फील करते हैं कि यार ये इतना स्लो क्यों चल रहा है, इतनी चीज़ें हमें और क्यों नहीं बता रहे। वो क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, फिर वो और दूसरों के लिए वेट करते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग रहता है टीचर के लिए कि उनको कैसे संभाला जाए, है ना। अब भैया देखो, डाइवर्जेंट थिंकर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे वर्ड होते हैं। अगर ये सारे वर्ड आएंगे तो ये डाइवर्जेंट थिंकर से रिलेटेड है। फ्लुएंसी, एलोब्रेशन, ओरिजिनलिटी, नोवल, डिफरेंट, अनकॉमन थॉट्स। ठीक है, कैसे भी अलग तरह के जो थॉट्स होते हैं, यूनिक, इनोवेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ड्रीमिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ओपन माइंडेड, ह्यूमर, विजुअलाइजेशन, सिंथेसाइज। अब मेरी तरफ से भैया क्लास ख़त्म हो गई है। अब एक बार आप ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रतिभाशाली बालक करिए, है ना। हो गया, चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, और स्वागत आपका धन्यवाद आपका, आपने हमारा वीडियो देखी।